गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सुपर टेट 2024 हमारा विषय है शिक्षण कौशल, जिसमें हमारा टॉपिक है शिक्षण कौशल और विधियाँ, जिसकी क्लास थी हमारी 6। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे शिक्षण विधि के प्रकार व प्रश्न उत्तर। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने कुछ विधियों के प्रकार पढ़ लिए थे, बाकी जो रह रही हैं उसको आज पढ़ेंगे हम। और इन सभी शिक्षण विधि के जो हैं हमारी, इनसे रिलेटेड हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करे। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अपनी नेक्स्ट विधि कौन सी है हमारी? हमारा टॉपिक है समस्या समाधान विधि। क्या है हमारा टॉपिक? समस्या समाधान विधि। ठीक है, अब आपकी जो समस्या समाधान विधि होती है, ये होती क्या है? तो ये विधि है कि किसी भी तरह की समस्या को हल करना, सॉल्व करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? समस्या समाधान विधि। एक छोटे से शब्दों में इसकी डेफिनेशन यही होती है कि किसी भी तरह की समस्या को हल करने की प्रक्रिया को हम समस्या समाधान विधि कहते हैं। जो आपकी ये समस्या समाधान विधि होती है, इसके ज़रिए हम बहुत सारी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। मतलब कि हमारे सामने कोई भी चुनौती आई हो तो हम उसका क्या कर देंगे? समाधान निकाल लेंगे। कौन सी विधि के द्वारा? समस्या समाधान विधि के द्वारा। ठीक है, अब समस्या समाधान विधि में होता क्या क्या है? तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा, विचार पक्ष पर जोर दिया, क्रिया पर नहीं। मतलब कि समस्या समाधान जो विधि है उसमें जो विचार पक्ष होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जो हमारी क्रियाएं होती हैं उस पर जोर नहीं दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है, कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट कि समस्या पहचानना। इसमें क्या होता है? समस्या समाधान विधि में क्या होता है? कोई भी समस्या हो उसको सबसे पहले क्या करते हैं? इसके बहुत सारे चरण होते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? कोई भी समस्या अगर हमारे सामने आ रही है तो उस समस्या को हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे, पहचान करना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका निरूपण करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे कि ये समस्या जो है वो क्यों आ रही है, किस कारण की वजह से आ रही है। ठीक है, थर्ड आपका समाधान योजना बनाना। तब हमारे सामने कोई समस्या आती है, उसके तब हम कारण का पता लगाते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम? नेक्स्ट पॉइंट में क्या करते हैं हम? जो भी समस्या है उसका समाधान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, अब योजना बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? मूल्यांकन करना। हम क्या करते हैं? हमारे पास सबसे पहले क्या आई? समस्या आई कोई भी, उसका फिर हमने निरूपण किया, उसके बाद हमने समस्या समाधान योजना बनाई, देन उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं उसका मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें पॉइंट आता है संभावित समाधान प्रस्तुत करना। तो हमारा क्या होता है कि तब हमने मूल्यांकन कर दिया, उसके बाद हम संभावित समाधान प्रस्तुत करते हैं। कि मतलब एक कोई प्रॉब्लम है, उसके समाधान के लिए हम बहुत सारे संभावित, कि शायद इस वाली सॉल्यूशन से हमारा ये जो समस्या है ये सही हो जाएगी, तो हम बहुत सारे संभावित समाधान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इसी में आता है नेक्स्ट पॉइंट, सही समाधान का सत्यापन। अब तब हमने कोई भी समाधान दिया, फिर उसका हम सत्यापन करते हैं कि हाँ भाई, इसी चीज़ से या इसी समाधान से हमारा इस प्रॉब्लम का, समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं? सत्यापित करते हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि समाधान प्रस्तुत करना। उसके बाद लास्ट में हम समाधान को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो यही है आपका समस्या समाधान विधि के अंतर्गत। ओके, तो इसमें आपका यही है कि किसी भी तरह की कोई समस्या को हल कर रहे हैं तो जो हमारे प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसको ही हम
समस्या समाधान विधि कहते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें हमें एक चुनौती का समाधान किया जाता है। कोई भी हमें चुनौती दी जाती है, उसका हमने क्या करना होता है, समाधान किया जाता है। और समस्या समाधान विधि के ज़रिए ही हम क्या करते हैं, हमें समस्या की जो है पहचान कर लेते हैं, फिर उसके हम कारण का पता लगाते हैं, फिर उसका सबसे अच्छा समाधान ढूंढते हैं और उसको लागू कर देते हैं। यही इसके चरण के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये आपका समस्या समाधान विधि है। अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम हो कोई भी, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। ठीक है, आपका अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें निरीक्षण अध्ययन। क्या आता है, निरीक्षण अध्ययन। ओके, तो जो निरीक्षण अध्ययन है आपका, उसका प्रतिपादन किसने किया, मॉरिसन ने। किसने किया, मॉरिसन ने। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है सुपरटेट में कि निरीक्षण जो अध्ययन विधि है इसका प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक थे आपके मॉरिसन। ठीक है, अब ये जो विधि होती है, निरीक्षण अध्ययन जो विधि होती है, ये होती क्या है, तो विद्यार्थी अध्ययन खुद सेल्फ करता है। मतलब कि जो इसमें स्टूडेंट होता है, वो जो स्टडी करता है, वो सेल्फ स्टडी करता है। इसके अंदर वो खुद ही सेल्फ ही पढ़ता है। अध्यापक उसका निरीक्षण करता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टूडेंट होता है वो सेल्फ ही स्टडी करता है, खुद ही स्टडी करता है। इसमें खुद स्टडी करता है, और जो अध्यापक होते हैं वो उसका बस निरीक्षण करते हैं। ओके, और इस विधि में जो आपका स्टूडेंट होते हैं, इस विधि में आपके जो स्टूडेंट होते हैं वो सक्रिय रहते हैं। इस विधि के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। ओके, तो ये जो निरीक्षण अध्ययन विधि होती है आपकी, ये छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष रूप से इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, जो आपकी निरीक्षण विधि होती है, निरीक्षण अध्ययन विधि होती है, ये आपके छात्रों के लिए भी बहुत विशेष रूप से विशेष रहती है। जैसे कि छात्र का मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्रिय रहता है, कि इस विधि से जो आपका छात्र होता है वो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से क्या रहता है, सक्रिय रहता है। कौन सी विधि में, आपका निरीक्षण अध्ययन विधि में। ठीक है, और इसमें आपका जो निरीक्षण अध्ययन विधि होती है, इसमें जो छात्र होते हैं वो किसी भी घटना का निरीक्षण करते हैं और अपने चिंतन के मुताबिक उसमें बदलाव करके नया तथ्य खोजता है। ये भी इसकी विशेषता होती है। ठीक है, और जो ये विधि होती है आपकी निरीक्षण अध्ययन जो विधि होती है, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुकूल मानी जाती है। जो मैं ओरली बोल रही हूँ उसको आप नोट करते रहना। ठीक है, निरीक्षण का मतलब आपका यही होता है कि हम तब कोई भी काम करते हैं उसका मुआयना करते हैं या फिर उसको गौर से देखते हैं। ये निरीक्षण का मीनिंग होता है। ओके, और जो निरीक्षण विधि से जो हमें प्राप्त परिणाम मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ओके, अब जो ये आपकी निरीक्षण अध्ययन विधि होती है, इसके बहुत सारे उद्देश्य भी होते हैं हमारे, कि जैसे हमारा फर्स्ट उद्देश्य यह है कि ग्राहक की ज़रूरत को पूरा करना, कि जो ग्राहक होते हैं आपके, उनकी ज़रूरतों को भी इससे पूरा किया जा सकता है। ओके, और दोषपूर्ण उत्पादकों को बाजार में ना जाने देना, कि जो दोषपूर्ण जो उत्पादक होते हैं उनको बाजार में नहीं जाने देती। कौन, निरीक्षण अध्ययन विधि। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट है या कुछ भी चीज़ है, आपका मटेरियल है किसी भी तरीके का, या पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ भी चीज़ है, अगर उसमें वो नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको वो बाज़ार नहीं जाने देते। क्यों, कोई भी चीज़ बाज़ार में जाने से पहले उसका निरीक्षण किया जाता है। ओके, तो आपका यही निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। ओके, इसमें यही है कि छात्र का मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होता है, विकास होता है। मतलब वो सक्रिय हो जाते हैं मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी निरीक्षण अध्ययन विधि में। ओके, तो इसमें इम्पोर्टेंट आपका यही है कि
इसका प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? मॉरिसन ने किया था। और ये सेल्फ स्टडी है कि छात्र इसमें सेल्फ स्टडी करते हैं, बस टीचर उनका निरीक्षण करते हैं। इसमें विद्यार्थी जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं। ओके, नेक्स्ट विधि इसमें आपकी आती है, नेक्स्ट विधि आपकी आती है इसमें व्याख्यान विधि। कौन सी विधि आती है? व्याख्यान विधि। तो ये जो व्याख्यान विधि होती है ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है। जो मैंने पहले की जो आपको विधियाँ बताई हैं वो सारी छात्र केंद्रित होती हैं। उनमें से एक प्रदर्शन विधि है जो टीचर शिक्षक केंद्रित होती है। अदरवाइज़ जो और सारी की सारी हैं वो आपकी शिक्षक केंद्रित नहीं होती, वो आपकी बाल केंद्रित होती हैं। लेकिन जो ये व्याख्यान विधि है ये आपकी शिक्षक केंद्रित विधि भी होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित है या छात्र केंद्रित है, तो ये आपकी शिक्षक केंद्रित विधि होती है। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, यह शिक्षण की प्राचीन विधि है। कि ये शिक्षण की क्या है? एक टीचिंग की क्या है? एक ये प्राचीन बहुत पुरानी विधि है। यह आदर्शवादी विचारधारा की देन है। जो आदर्शवादी विचारधारा थी उसकी क्या है? ये देन है। ओके, अब आपका सेकंड पॉइंट है, उच्च कक्षा में प्रयोग किया जाता है। जो व्याख्यान विधि होती है उसका हमेशा प्रयोग किस में किया जाता है? उच्च कक्षा में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस विधि में सिर्फ शिक्षक बोलकर ही ज्ञान का निर्माण करता है। इस विधि में क्या होता है कि जो शिक्षक टीचर जो होते हैं बस वही बोलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो सिर्फ बैठ के सुनता है, उसमें बच्चा नहीं बोलता। इसमें क्या है व्याख्यान विधि में कि जो टीचर है वो ही इसमें क्या करता है? बोलता रहता है। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं शिक्षक केंद्रित विधि। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर ही बोलता रहता है, बोलकर ही ज्ञान का निर्माण करता है, लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो बैठकर चुपचाप सुनता रहता है टीचर की बातों को। ओके, नेक्स्ट इसमें फीडबैक नहीं लिया जाता। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में आपका जो फीडबैक होता है वो नहीं लिया जाता। ठीक है, किसमें? व्याख्यान विधि के अंतर्गत जो फीडबैक होता है वो नहीं लिया जाता, फीडबैक नहीं लिया जाता। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, इस विधि में ना कॉपी और ना पेन की ज़रूरत होती। ना कॉपी की और ना पेन की ज़रूरत होती। जो आपकी व्याख्यान विधि है, ये जो शिक्षक केंद्रित विधि है, इसमें ना तो पेन की ज़रूरत होती है ना कॉपी की ज़रूरत होती है। कि ना तो बच्चा इसमें कॉपी में से देख के पढ़ता है और ना पेन से कॉपी के अंदर लिखता है। बस इसमें टीचर बोलता है और स्टूडेंट इसमें सुनता है। ओके, नेक्स्ट इसमें है आपका, इसमें छात्र केवल श्रोता होता है। यही चीज़ मैंने आपको पहले ऊपर बताई है इसके अंदर कि जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल श्रोता होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने ऊपर भी बताया है कि छात्र केवल श्रोता होते हैं, मतलब सिर्फ सुनते हैं। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, कि वो बस सुनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, शिक्षक क्रियाशील छात्र नहीं। मतलब कि जो इसमें टीचर होता है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, वो एक्टिव रहता है, लेकिन छात्र इसमें क्रियाशील नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है आपका इसमें सामाजिक विषय में महत्वपूर्ण। जो आपकी व्याख्यान विधि होती है वो सामाजिक विषय, मतलब जो हमारा एसएसटी सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि उसमें टीचर तब क्लास के अंदर आता है, उच्च कक्षा में जब टीचर क्लास के अंदर आता है तो सामाजिक विषय में क्या करता है? बोलता है। शिक्षक क्या है? बोलकर ज्ञान देता है और टीचर उसको स्टूडेंट उसको सुनते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, इस विधि से समस्या की बचत, कम समय और लास्ट वाले पॉइंट में आपका यही पॉइंट है कि इस विधि से समय की बचत,
समय की बचत होती है और कम समय में ज़्यादा ज्ञान, मतलब कि इस विधि में क्या होता है कि जो तुम्हारा टाइम है उसकी बचत हो जाती है और कम समय में समय कम लगता है और ज़्यादा ज्ञान दिया जा सकता है। क्योंकि टीचर अगर कोई चीज़ बोलेगा, उसको बोर्ड पे लिखेगा, तो उसको क्या है, ज़्यादा टाइम चाहिए और वो ज्ञान भी जो है वो कम दे पाएगा, ठीक है, लिमिटेड दे पाएगा। लेकिन तब टीचर तो सिर्फ बोलता बोलता रहता है, बोलकर ज्ञान देता है, और जो स्टूडेंट होते हैं, और तब स्टूडेंट सिर्फ सुनते सुनते रहते हैं, तो क्या होता है कि समय भी कम लगता है और ज्ञान ज़्यादा मात्रा में बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। ये आपका व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है, ओके। और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको मैं थोड़ा ओरली डिस्कस करूँगी, आपसे बातें करूँगी, ठीक है। कि इस विधि में जो टीचर होता है वो क्या करता है, वीडियो जैसे दृश्य साधनों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। कि कोई वीडियो चला देगा और बताता रहेगा, बोलता रहेगा उसके बारे में, इस तरीके का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो टीचर होता है आपका, वो छात्रों को सिद्धांत या किसी संबंधों को समझाने की कोशिश करता है, ओके। और जो व्याख्यान विधि होती है, इसमें जो छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, वो नोट्स लेता है। लेकिन जिस टाइम पे व्याख्यान विधि चल रही होती है उस टाइम पे वो नोट्स लिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कॉपी की ज़रूरत होती, ना पेन की ज़रूरत होती, बस टीचर बोलता है और स्टूडेंट सुनता है, ठीक है। और इसमें शिक्षक को विषय को रोचक बनाए रखना होता है। व्याख्यान विधि में क्या होता है कि टीचर को अपना भाषण जो है या अपना ओरली ज्ञान जो है वो इस तरीके से देना होता है कि वो सब्जेक्ट को रोचक बनाए रखे, ताकि बच्चे क्या हैं उसमें इंटरेस्ट लें और बोर ना हो, ओके। और आपका व्याख्यान विधि में भी क्या होता है कि इसमें शिक्षक जो है वो छात्रों से सवाल जवाब करता रहता है और उन्हें सवाल जवाब करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ये नहीं है कि टीचर बोले जा रहा है, बच्चा सुनता जा रहा है, सुनता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है, बोलता रहता है, तो बच्चों को आंसर देने के लिए या क्वेश्चन पुटअप करने के लिए भी प्रोत्साहित इसमें करता है, ओके। और इसमें छात्रों को ज्ञान देना या फिर अवधारणा को स्पष्ट करना, सही तरीके से समझाना होता है। कि इसमें जो आपके शिक्षक का उद्देश्य होता है वो यही होता है कि छात्र को अच्छे तरीके से, संगठित तरीके से समझाएं, अच्छी तरीके से, ओके। और व्याख्यान विधि में ये भी होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर बोल रहा है क्लास के अंदर या कोई ज्ञान दे रहा है बोलकर और बच्चा सिर्फ एक ही बैठा हुआ है, नहीं। इसमें बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, उनकी बड़ी संख्या होती है, बहुत सारी संख्या होती है, कि जिसमें हमारा जो टीचर होता है वो उनको ओरली ज्ञान देता है, ठीक है, मौखिक रूप से जानकारी उनको देता है, ठीक है। ये आपका किसके अंतर्गत आता है, व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है, ओके। और आपका इस विधि के में क्या होता है, इस विधि में बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में भी रखना होता है। जैसे कि जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो साधारण भाषा का इस्तेमाल करता है। कि जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो उनकी भाषा होती है, वो बहुत सरल होनी चाहिए, ताकि सभी छात्र उसको इजीली समझ सके। ऐसे नहीं है कि वो कठिन या हार्ड भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कुछ बच्चों को तो समझ में आ रहा है लेकिन कुछ छात्र या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें क्या होता है, हमेशा कि सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होते हैं, जो उदाहरण होते हैं वो रोचक उदाहरण दिए जाते हैं। रोचक उदाहरण के माध्यम से ही व्याख्यान किया जाता है, जिससे बच्चा उसमें इंटरेस्ट दिखाए। और व्याख्यान विधि में आपका ये भी होता है, ये नहीं है कि टीचर बस आया है और किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक लिया या सामाजिक विषय का कोई टॉपिक लिया, उसके बारे में बस बोले जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। ऐसा नहीं है कि आया बस एक स्टोरी की तरह बता दिया, नहीं। जो उनमें महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा जोर देता है और अच्छे से डिस्कस करता है, ठीक है। तो यही आपका व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है। यहाँ आपकी व्याख्यान विधि हुई समाप्त। अब हम इन विधि के जो प्रकार हैं, जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ाए थे, आपके आगमन, निगमन और भी बहुत सारी थी, और आज वाली क्लास में पढ़ाए हैं, इन सभी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि को किसने प्रतिपादित किया। तो हमारी जो आगमन विधि है उसको किसने प्रतिपादित किया था, अरस्तु ने। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसके लिए, सुपर टेट के लिए, कि आगमन विधि को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था, अरस्तु ने। आपका सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर आता है आपका, आगमन विधि के सोपान का सही क्रम क्या है। ये जो आगमन विधि है उसका सोपान जो होता है उसका सही क्रम क्या होता है, कि पहले क्या होता है देन उसके बाद क्या होता है। तो आपका इसके अंतर्गत आता है, तो आपका इसका आंसर है कि विशिष्ट उदाहरण, फिर उसके बाद निरीक्षण, उसके बाद सामान्यकरण और उसके बाद परीक्षण। तो जो आपका आगमन विधि के सोपान का सही क्रम क्या है, उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यकरण और परीक्षण। कि जो आपकी आगमन विधि होती है वो आपकी उदाहरण से नियम की तरफ होती है। ओके, अब आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है, प्रदर्शन विधि की विशेषताएं। कि प्रदर्शन विधि की विशेषता क्या होती है। तो शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। जो प्रदर्शन विधि होती है उसमें जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट छात्र होता है वो दोनों के दोनों सक्रिय होते हैं। ये जो प्रदर्शन विधि होती है इसमें क्या होता है कि इसमें मैंने बताया था आपको, तब थ्योरी कराई थी प्रदर्शन विधि की, कि इसमें हम बच्चों को, छात्र को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी चीज़ दिखाते हैं और उसके बारे में उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज़ दिखाकर प्रत्यक्ष रूप से उसको स्पष्ट करना, ये किसके अंतर्गत आता है, प्रदर्शन विधि के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें आपके शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, प्रदर्शन विधि उपयोगी है। तो प्रदर्शन विधि जो है आपकी वो छोटी कक्षा के लिए उपयोगी होती है। कौन सी कक्षा के लिए उपयोगी होती है, छोटी कक्षा के लिए। ओके, ये छोटी कक्षा के जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी जो स्टूडेंट होते हैं, प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, वो छोटी कक्षा के छात्र होते हैं और वो प्रदर्शन विधि से बहुत जल्दी सीखते हैं। उनकी मेमोरी में अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 5 क्वेश्चन, नियम से उदाहरण की ओर पहुंचना है। कौन सी विधि में, निगमन विधि में। मैंने बताया था आपको कि जो निगमन विधि होती है वो आपकी आगमन विधि की विपरीत होती है, उल्टी होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने आगमन विधि के बारे में ऊपर पढ़ा था, सही क्रम के बारे में। तो उसमें स्टार्टिंग होती है उदाहरण से, लेकिन आपका नियम वाला जो है कि नियम से उदाहरण की ओर किस में जाते हैं, निगमन में। और आपका जो आगमन विधि है उसके प्रतिपादक भी अरस्तु थे और आपके निगमन विधि के प्रतिपादक भी अरस्तु हैं। दोनों विधि के प्रतिपादक कौन है, अरस्तु। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है आपका, छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब कि आगमन विधि के अंतर्गत आता है। जो हमारी आगमन विधि होती है उसको हम ज्ञात से अज्ञात की ओर वाली विधि भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान उनको देते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नए ज्ञान की खोज में सहायक है। तो ये इसका आंसर भी आपका आगमन विधि है। आपने देखा ना, नवीन ज्ञान देते हैं। तो नए ज्ञान की जो खोज में सहायक होती है वो कौन सी विधि होती है, तो वो आपकी आगमन विधि होती है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। कि जो टीचर हैं उनको कैसा शिक्षण प्रदान करना चाहिए।
तो आंसर में आएगा आपका आगमन से निगमन की ओर। शिक्षक को, टीचर को हमेशा जो भी टीचिंग करनी चाहिए, जो भी उन्हें शिक्षण प्रदान करना चाहिए, वो किधर से किधर की ओर होना चाहिए, आगमन विधि से निगमन की ओर होना चाहिए। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें 9 क्वेश्चन आता है इसके अंदर हमारा। पैट्रिक हैं कि पैट्रिक, जो पैट्रिक हैं वो कौन है? तो वो आपके क्या हैं? प्रयोजवादी हैं। ठीक है, प्रयोजन आएगा यहाँ पे, प्रयोजवादी लिखा है ना, प्रयोजनवादी हैं। ठीक है, तो जो पैट्रिक हैं वो कौन थे? प्रयोजनवादी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है। जो किंडरगार्टन आपकी विधि है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों का बगीचा। तो जो किंडरगार्टन हैं वो यही बोलते थे कि जो छात्र हैं, वो जो बच्चे हैं वो क्या हैं, एक बगीचे की तरह हैं। ठीक है, और जो टीचर है, मैंने पढ़ाया भी था आपको पहले उसमें थ्योरी में, कि जो टीचर होता है वो क्या करता है, बगीचे में आके एक माली का काम करता है। ओके, तो किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तो आपका क्या था कि यही 13 क्वेश्चन है आपका, कि हेलेन पार्क हर्स जनक हैं। वो किसके जनक हैं? डाल्टन विधि के। किसके जनक हैं? डाल्टन विधि के। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो वो कौन है? हेलेन पार्क हर्स्ट। या फिर हेलेन पार्क हर्स्ट जनक हैं वो कौन सी विधि के हैं? तो डाल्टन विधि। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको मैंने बताया भी था डाल्टन विधि क्या होती है। इसमें यही होता है कि जो कक्षा का स्थान है वो प्रयोगशाला ले लेती है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक विषय को प्रयोगशाला में सभी शिक्षण सामग्रियाँ होती है, कि जो हमारी प्रयोगशाला होती है उसमें विषय की सारी सामग्रियाँ होती हैं। इसमें अध्यापक कार्य देते हैं और छात्र अपनी रुचि के अनुसार प्रयोगशाला में जाकर उसको पूरा करते हैं। ठीक है, उनको छूट होती है अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की इसके अंदर, किसमें? डाल्टन विधि के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, प्रयोजवाद के जनक हैं। प्रयोजवाद के जनक कौन है आपके? तो इसके जनक हैं आपके जॉन डीवी। ठीक है, प्रयोजवाद मतलब प्रोजेक्ट जो विधि है उसके जनक कौन हैं? उसके जनक हैं जॉन डीवी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपका इसमें आप इस तरीके से भी लिख लेना, जो 14 क्वेश्चन है कि प्रयोजवाद के जो जनक हैं वो तो जॉन डीवी जनक थे, वो तो जॉन डीवी थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है, वर्तमान में ये जनक हैं आपके, जनक थे जॉन डीवी, लेकिन वर्तमान में कौन है? किलपैट्रिक। ओके, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, प्रणाली विधि के जनक हैं। प्रणाली विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट। कौन है? हर्बर्ट। ओके, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि हर्बर्ट आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि प्रणाली विधि, प्रयोजनवाद विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, और कुछ दे देंगे कि हर्बर्ट जो हैं वो कौन सी विधि के जनक हैं। तो आप बताओगे उसमें से आंसर प्रणाली विधि के जनक हैं। ओके, तो यहाँ आपके क्वेश्चन ये होते हैं ख़त्म, समाप्त। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि नेक्स्ट दूसरे न्यू टॉपिक के साथ। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। थैंक यू।